क्या होगा अगर ये कहा जाए कि आज सुबह खाई गई रोटी का आकार और उसे पकाने का तरीका स्वास्थ्य या स्वाद से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि सैकड़ों साल पहले समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। हाँ, बिल्कुल अजीब है। मतलब अक्सर लोग मानते हैं कि किसी भी देश का जो पारंपरिक भोजन होता है वो उसकी संस्कृति का एकदम पवित्र और अपरिवर्तनीय हिस्सा होता है ना? सही बात है। हम लोग अक्सर खाने को बहुत इमोशनल नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज राज श्यामानी और कृष अशोक के बीच हुई एक बहुत ही विस्तृत बातचीत पर आधारित हमारे स्रोतों की गहराई में उतरते हुए कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो खाने को लेकर बने बनाए नजरिए को पूरी तरह पलट देते हैं। और यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। हाँ, आज का मिशन यही है कि इंटरनेट पर फैले ये जो सुपर फूड और सुपर विलन का शोर है ना, उसे विज्ञान, इतिहास और जेनेटिक्स की कसौटी पर परखा जाए, ताकि ये समझा जा सके कि आधुनिक इंसान की थाली असल में किन चीजों से आकार लेती है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय को थोड़ा खोलते हैं। इस विषय की शुरुआत ही उस बिंदु से होनी चाहिए जहां विज्ञान और इतिहास आपस में टकराते हैं। देखिए, जब भी पारंपरिक भोजन की बात होती है तो ये मान लिया जाता है कि पूर्वजों ने जो भी तय किया वो पूरी तरह से पोषण विज्ञान पर आधारित था। हाँ, मतलब हमारे दिमाग में यही होता है कि पुराने लोग बहुत सोच समझ कर खाते थे। बिल्कुल, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ऐतिहासिक रूप से किसी भी समाज का खानपान, उसकी आर्थिक स्थिति और वहां मौजूद असमानता का सीधा परिणाम होता है। अच्छा, असमानता कैसे? उदाहरण के लिए मुगल काल या नवाबों के समय के शाही व्यंजनों को ही देख लीजिए। अकबर की राजशाही रसोई में जो अनगिनत प्रकार की बिरयानी और जटिल डिशेस बनती थीं। हाँ, जिनके बारे में हम इतना सुनते हैं इतिहास की किताबों में। बिल्कुल, तो ब्रीड डिशेस इसलिए नहीं बनी क्योंकि वे न्यूट्रिशन के लिहाज से सबसे बेहतरीन थी। वे इसलिए बन पाई क्योंकि समाज में अत्यधिक आय असमानता थी। ओह, मतलब इनकम इनइक्वालिटी? हाँ, एक तरफ तो अथाह पैसा था और दूसरी तरफ दिन रात रसोई में खटने वाले सस्ते मजदूर और रसोइये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। अरे वाह, ये तो एक बिल्कुल अलग ही नजरिया है। मतलब अगर समाज में आर्थिक समानता होती और हर इंसान को अपने समय का सही मूल्य मिलता, तो कोई भी व्यक्ति दिन के 6 घंटे सिर्फ एक डिश की सजावट या उसे धीमी आंच पर पकाने में बर्बाद नहीं करता। एकदम सही पकड़े हैं। कोई अपने पूरे दिन की मेहनत ऐसे ही नहीं लगा देगा। ये तो आय असमानता की बात हुई, लेकिन शुरुआत में मैंने जो रोटी और महिलाओं की स्थिति का जिक्र किया था, उसका विज्ञान या इतिहास से क्या कनेक्शन है? वो लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी का एक क्लासिक उदाहरण है। इसे समझने के लिए दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मुख्य आहार का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। अच्छा, चावल और रोटी वाला एंगल। हाँ, बिल्कुल। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से चावल खाया जाता है। अब चावल की खूबी यह है कि एक बड़े बर्तन में पानी डालकर इसे गैस पर रख दिया जाता है और बस 15-20 मिनट में पूरे परिवार के लिए एक साथ खाना तैयार। बिल्कुल, इसमें किसी को लगातार चूल्हे के सामने खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत में रोटी मुख्य आहार है। रोटियां तो आपको एक एक करके बेलनी पड़ती हैं और तवे पर सेकनी पड़ती हैं। ये तो है। अगर परिवार में 8 लोग हैं तो रसोई में काम करने वाले व्यक्ति को घंटों तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। और ऐतिहासिक रूप से, बल्कि आज भी कई जगहों पर, ये सारा समय और मेहनत महिलाओं के हिस्से में ही आती है। सही बात है, सारा बोझ उन्हीं पर होता है। तो स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इसका एक गहरा सामाजिक प्रभाव पड़ा। जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार था, वहां महिलाओं का रसोई में लगने वाला समय काफी कम था। तो मतलब जो समय बचा उसका क्या असर हुआ? समय बचने के कारण उन क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा और अन्य कामों के लिए ज्यादा अवसर मिले। और यही एक बड़ा कारण है कि चावल खाने वाले राज्यों में महिलाओं की साक्षरता दर ऐतिहासिक रूप से पहले और तेजी से बढ़ी। अरे बाप रे! खाने की एक साधारण सी आदत का सीधा संबंध समाज की साक्षरता दर से होना, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना? ये बहुत ही गहरी बात है। हाँ, लेकिन इतिहास का प्रभाव सिर्फ समाज तक सीमित नहीं है। मैंने पढ़ा है कि ये तो इंसानी शरीर के भीतर हमारे डीएनए तक पहुंच चुका है। जब ब्रिटिश काल की नीतियों या बंगाल के अकाल जैसी घटनाओं का जिक्र होता है, तो ये सवाल उठता है कि उन त्रासदियों ने आज के आधुनिक शरीर को कैसे बदल कर रख दिया। इस सवाल का जवाब एपिजेनेटिक्स में छिपा है। एपिजेनेटिक्स, इसे थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझेंगे? देखिए, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि डीएनए एक हार्डवेयर है
और एपिजेनेटिक्स वो सॉफ्टवेयर है जो ये तय करता है कि कौन सा जीन कब चालू होगा और कब बंद होगा। अच्छा, मतलब वो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। बिल्कुल। तो जब पूर्वजों ने लगातार अकाल, भूखमरी और कुपोषण का सामना किया, तो इंसानी शरीर ने सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए खुद को रीप्रोग्राम कर लिया। क्योंकि शरीर को लगा कि बाहर वातावरण में खाने की भारी कमी है, राइट? एकदम सही। इसलिए उसने एक थ्रिफ्टी जीन या एक तरह की जेनेटिक मेमोरी विकसित कर ली। इस म्यूटेशन का सीधा सा निर्देश ये था कि जब भी खाना मिले तो उसे ऊर्जा में जलाने या मांसपेशी बनाने के बजाय भविष्य के लिए फैट यानी चर्बी के रूप में जमा कर लो। ताकि जब अगला अकाल पड़े तो शरीर उस जमा की गई चर्बी के सहारे हफ्तों तक जिंदा रह सके। एक तरह से ये शरीर का अपना एक इमरजेंसी पावर बैकअप सिस्टम था। हाँ, बिल्कुल भाई। और विडंबना ये है कि वो जेनेटिक सॉफ्टवेयर आज भी इंसानी शरीर में वैसे ही काम कर रहा है। लेकिन आज अकाल तो है नहीं। हाँ, आज तो हर नुक्कड़ पर खाना मिल जाता है। वही तो, आज इंसान के आसपास हर वक्त हाई कैलोरी फूड, पिज्जा, बिस्किट मौजूद है, पर शरीर आज भी उसी इमरजेंसी मोड में है। वो हर कैलोरी को तेजी से फैट में बदल रहा है। तो क्या यही कारण है कि आज एक औसत भारतीय जो बाहर से बिल्कुल दुबला पतला भी दिखता हो, उसके आंतरिक अंगों के आसपास यानी विजरल फैट जमा होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है? 100%। इसीलिए एक मोटे दिखने वाले पश्चिमी व्यक्ति की तुलना में एक औसत भारतीयों को टाइप 2 डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा कहीं अधिक होता है। पर यहाँ पर एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है जिसे अक्सर हर घर में उठाया जाता है। कौन सा सवाल? अगर ये सारा पुराना खाना और जेनेटिक्स इतने ही जटिल है, तो पिछली पीढ़ियां यानी हमारे दादा दादी या परदादा, वे वही सब खाकर उसी अकाल वाले जेनेटिक्स के साथ 80 या 90 साल तक कैसे स्वस्थ जिए? मतलब क्या ये विज्ञान पूर्वजों के अनुभव को गलत नहीं ठहरा रहा? ये तर्क सुनने में बहुत ठोस लगता है, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे सर्वाइवर बायस या उत्तरजीविता पूर्वाग्रह कहा जाता है। सर्वाइवर बायस मतलब जो बच गए हम सिर्फ उन्हीं ही देख रहे हैं? बिल्कुल। लोग केवल उन लोगों को देखते हैं जो बच गए और लंबी उम्र तक जिए। कोई उन लाखों लोगों को याद नहीं रखता जो उस दौर में बहुत कम उम्र में ही मारे गए। ये तो है, उस वक्त मृत्यु दर बहुत अधिक थी। हाँ, 1940 के दशक के आसपास औसत जीवन प्रत्याशा महज 35 से 40 वर्ष के करीब थी। उस समय आज की तरह आधुनिक एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन तो थे नहीं। हाँ, एक साधारण सा संक्रमण, डायरिया, चेचक या मलेरिया किसी भी बच्चे की जान लेने के लिए काफी था। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति उस दौर में बचपन की बीमारियों से बचकर 80 साल तक जिंदा रहा, वो कोई आम इंसान नहीं था। मतलब वो जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग था। वो आनुवांशिक रूप से अत्यधिक भाग्यशाली इंसान था। उसका इम्यून सिस्टम एक जेनेटिक लॉटरी जीतने जैसा था। उसके लंबे जीवन का श्रेय सिर्फ उसके खाने को नहीं दिया जा सकता। और शायद उस समय की जीवन शैली भी तो बहुत अलग थी ना? बिल्कुल। उस समय लोगों को अत्यधिक शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। वातावरण में आज जैसा प्रदूषण नहीं था और दिन भर खेतों या घर के भारी कामों में बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न होती थी। हाँ, ये बात तो है। आज आधुनिक चिकित्सा प्रणाली और दवाइयां किसी भी इंसान को 60 या 70 साल तक जिंदा तो रख सकती हैं, लेकिन अगर अकाल वाले उसी जेनेटिक्स के साथ आज का अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाया जाए और शारीरिक मेहनत बिल्कुल न की जाए, तो शरीर का बीमारियों का घर बनना तय है। ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है कि कैसे इतिहास और जेनेटिक्स ने मिलकर पोषण का एक बड़ा असंतुलन पैदा कर दिया है। अगर आज की पारंपरिक थाली और पश्चिमी देशों की थाली की बनावट को विज्ञान के नजरिए से देखा जाए, तो ये असंतुलन साफ दिखाई देता है। हाँ, और खाने के इस पैटर्न ने तो प्रोटीन को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया है। पर ऐसा हुआ क्यों? मतलब प्रोटीन को इतनी कम जगह क्यों मिली हमारी थाली में? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐतिहासिक रूप से गरीब या उपनिवेश रहे देशों में मुख्य उद्देश्य पोषण पाना नहीं था, बल्कि किसी भी तरह से पेट भरना होता है। सर्वाइवल मोड। हाँ, मीट, ताजी सब्जियां या उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन हमेशा से बहुत महंगा रहा है। इसलिए पेट भरने के लिए सबसे सस्ता विकल्प यानी अनाज जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, इन पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ती गई। अच्छा, अगर पश्चिमी देशों की क्लासिक थाली को देखा जाए तो उसके बिल्कुल बीच में स्टेक या चिकन का एक बड़ा टुकड़ा होता है जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, और किनारे पर थोड़ी मात्रा में अनाज या मैश्ड पोटैटो होते हैं। बिल्कुल, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की थाली में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। हाँ, थाली के केंद्र में अनाज का एक पहाड़ होता है। सही कहा। वो पहाड़ रोजाना की 60 से 70% कैलोरी की पूर्ति करता है और प्रोटीन के नाम पर बस किनारे पर एक छोटी सी कटोरी होती है।
और ज्यादातर घरों में वो छोटी कटोरी दाल की होती है। यहीं पर एक बहुत बड़ी बहस शुरू होती है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि दाल प्रोटीन का सबसे बड़ा और बेहतरीन स्रोत है। हाँ, ये बहुत आम धारणा है। तो अगर ये सच है, तो फिर इस थाली में खराबी क्या है? देखिए, स्रोतों के अनुसार ये खानपान की दुनिया के सबसे बड़े मिथकों में से एक है कि दाल में भरपूर प्रोटीन है। सच में? हाँ। ये एक मिथक है? हाँ, अगर इसे वैज्ञानिक रूप से मापा जाए तो 1 कप पकी हुई दाल, जिसमें ज्यादातर हिस्सा तो पानी का होता है, उससे शरीर को मुश्किल से 5 या 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अरे बाप रे, सिर्फ 5 या 6 ग्राम? हाँ, और एक औसत इंसान को दिन भर में अपने वजन के हिसाब से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। तो इस गणित के हिसाब से सिर्फ दाल से प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए एक इंसान को दिन भर में 10 से 12 कटोरी दाल पीनी पड़ेगी, जो कि व्यवहारिक रूप से असंभव है। कोई इतनी दाल नहीं पी सकता। और सबसे अहम बात, दाल में कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता। ये कंप्लीट प्रोटीन को थोड़ा और समझना जरूरी है। क्या प्रोटीन भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं? बिल्कुल। इंसानी शरीर को सही से काम करने के लिए 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। इन्हें शरीर खुद नहीं बना सकता, वे भोजन से ही मिलने चाहिए। अच्छा, तो वो 9 एसिड्स जरूरी हैं। हाँ, और जब किसी भोजन में ये सभी 9 अमीनो एसिड्स सही अनुपात में होते हैं, तो उसे कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है, जैसे कि अंडे या मीट में। दालों में अक्सर मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड की कमी होती है। ओह, तो मतलब दाल का प्रोफाइल अधूरा है। एकदम सही। इसलिए दाल अकेले शरीर की प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं कर सकती। तो अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से शाकाहारी है, तो उसके पास पूर्ण प्रोटीन का विकल्प क्या बचता है? क्या सिर्फ अनाज और सब्जियों के सहारे शरीर का ढांचा मजबूत रखा जा सकता है? शाकाहारी आहार में पूर्ण प्रोटीन के लिए पूरी तरह से डेयरी उत्पादों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे दूध, दही और खासकर पनीर या वे प्रोटीन। डेयरी के बिना मुश्किल है। और दिलचस्प बात यह है कि तकनीकी रूप से देखा जाए तो दूध भी जानवरों से प्राप्त होने वाला प्रोटीन यानी एनिमल प्रोटीन ही है। इसलिए एक शाकाहारी डाइट असल में डेयरी के सहारे ही सर्वाइव करती है। अच्छा, इसे एक एनालॉजी से समझना काफी आसान होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति पीढ़ियों से अपने शरीर रूपी इंजन को सिर्फ सस्ता ईंधन यानी कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, ताकि इंजन किसी तरह बस चलता रहे। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। लेकिन उस इंजन की टूट फूट को ठीक करने और उसे मजबूत बनाने वाला असली लोहा यानी प्रोटीन वो इंजन को दिया ही नहीं जा रहा। और फिर लोग हैरान होते हैं कि इंजन जल्दी खराब क्यों हो रहा है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, तो मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और शरीर में फैट की मात्रा बढ़ने लगती है, और यही आगे चलकर मेटाबॉलिक बीमारियों का कारण बनता है। तो अब तक ये साफ हो गया है कि थाली में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन कहानी सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। उस खाने को रसोई में कैसे पकाया जाता है और कैसे रखा जाता है, इसे लेकर आज एक अलग ही तरह का डर और भ्रम फैला हुआ है। बिल्कुल। लोग आज किचन अप्लायंसेस से बहुत डरने लगे हैं। हाँ, लोग आधुनिक रसोई के उपकरणों को किसी विलेन की तरह देखने लगे हैं। सबसे पहले फ्रिज की ही बात कर लेते हैं। एक आम धारणा है कि फ्रिज में खाना रखने से वो डेड फूड या मृत भोजन बन जाता है और अपना सारा पोषण खो देता है। इसमें कितनी सच्चाई है? विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। मतलब कोई सच्चाई नहीं है? बिल्कुल नहीं। किसी भी खाने के पोषक तत्व सबसे ज्यादा तब नष्ट होते हैं जब उसे पहली बार उच्च तापमान पर आग पर पकाया जाता है। अच्छा, पकते समय ही न्यूट्रिशन कम हो जाता है। हाँ, एक बार खाना पक गया तो फ्रिज का काम सिर्फ तापमान को इतना कम कर देना है कि खाने में मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रोब्स पनप ना सकें। फ्रिज में रखने से खाने के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की संरचना में कोई बदलाव नहीं आता। तो फिर ये डर कहाँ से आया? क्या विटामिन्स का नुकसान होता है? कुछ पानी में घुलनशील विटामिन्स समय के साथ थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन वो नुकसान इतना मामूली है कि शरीर को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यानी फ्रिज सिर्फ समय को रोक देता है, न्यूट्रिशन को नहीं मारता। वास्तव में बचा हुआ खाना यानी लेफ्टओवर खाने का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। फायदा? लेफ्टओवर खाने का? हाँ, ये डाइट में एक बेहतरीन विविधता या डाइवर्सिटी लाता है। मान लीजिए किसी के पास कल की बनी हुई एक सब्जी है और आज कोई दूसरी सब्जी बनी है, तो उस व्यक्ति की थाली में 2 अलग-अलग तरह के फाइबर और विटामिन्स पहुंचेंगे। अरे वाह,
ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आंतों में स्वास्थ्य यानी गट हेल्थ के लिए अलग अलग तरह का भोजन मिलना सबसे अच्छी चीज है। ये तो फ्रिज की बात हुई, लेकिन असली डर तो माइक्रोवेव को लेकर है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और इंटरनेट पर यह दावा बहुत आम है कि माइक्रोवेव खाने में रेडिएशन छोड़ता है, जिससे डीएनए बदल जाता है और कैंसर होता है। ये शब्द रेडिएशन लोगों को बहुत डराता है। डर का मुख्य कारण विज्ञान की बुनियादी समझ की कमी है। रेडिएशन शब्द सुनते ही लोग सीधे न्यूक्लियर बॉम्ब या एक्सरे के बारे में सोचने लगते हैं। हाँ, रेडिएशन सुनते ही हॉरर मूवी वाली फीलिंग आती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडिएशन दो तरह का होता है, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। एक्सरे और यूवी किरणें आयनाइजिंग होती हैं। उनमें इतनी ऊर्जा होती है कि वे कोशिकाओं के अंदर घुसकर डीएनए के बॉन्ड्स को तोड़ सकती हैं, जिससे कैंसर होता है। ठीक है। और माइक्रोवेव नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करता है, उसमें इतनी ऊर्जा होती ही नहीं है। यहाँ पे ये विरोधाभास बहुत ही मजेदार और हैरान करने वाला हो जाता है। जो लोग ये मानते हैं कि इस नॉन आयनाइजिंग माइक्रोवेव से कैंसर हो जाएगा, वही लोग चिलचिलाती धूप में बिना सनस्क्रीन लगाए घंटों घूमते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी विडंबना है। जबकि सूरज की यूवी किरणों में असली आयनाइजिंग रेडिएशन मौजूद है, जो असल में स्किन कैंसर का कारण बन सकता है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई इंसान अपने घर की खिड़की बंद करके बैठा हो ताकि धूल ना आए, लेकिन उसने मुख्य दरवाजा पूरा खोल रखा हो। ये एक बहुत ही बेहतरीन तुलना है। सच्चाई यह है कि माइक्रोवेव की तरंगों में सूरज की रोशनी से भी कम ऊर्जा होती है। इनका डीएनए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फिर माइक्रोवेव खाने को गर्म कैसे करता है? वो सिर्फ खाने के अंदर मौजूद पानी के अणुओं को तेजी से हिलाता या वाइब्रेट करता है। इस वाइब्रेशन से जो घर्षण या फ्रिक्शन पैदा होता है, उसी से खाना गर्म हो जाता है। अच्छा, बस वाइब्रेशन से? हाँ। और सोचिए, अगर आप गैस पर किसी खाने को तवे या बर्तन में डालकर दोबारा गर्म करते हैं, तो सीधे आग के संपर्क में आने से खाने के पोषक तत्व बहुत ज्यादा नष्ट होते हैं। इसके विपरीत माइक्रोवेव कम समय में और बिना सीधे तापमान के खाने को गर्म करता है। ओह, मतलब ये न्यूट्रिशन बचाने के मामले में गैस से कहीं बेहतर विकल्प है। एकदम सही। ये जानकारी तो रसोई में काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन उपकरणों का डर यहीं खत्म नहीं होता। नॉनस्टिक बर्तनों को लेकर भी ये दावा किया जाता है कि वे शरीर में जहर घोल रहे हैं। नॉनस्टिक कुकवेयर में टेफ्लॉन यानी PTFE का इस्तेमाल होता है। रसायन विज्ञान में कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड प्रकृति के सबसे मजबूत बॉन्ड्स में से एक माना जाता है। मजबूत का मतलब ये खाने में नहीं घुलता। ये इतना इनर्ट या निष्क्रिय होता है कि ये किसी भी अन्य रसायन या एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। अच्छा। इसी खूबी के कारण PTFE का इस्तेमाल इंसानी हृदय के स्टेंट बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम इसे कोई बाहरी दुश्मन मानकर इस पर हमला नहीं करता। अरे बाप रे, हार्ट स्टेंट में भी इसका यूज होता है? बिल्कुल। और अगर नॉनस्टिक बर्तन की कोटिंग का कोई छोटा सा हिस्सा खुरचकर किसी के पेट में चला भी जाए, तो पेट का शक्तिशाली एसिड भी उसे गला नहीं सकता। वो बिना कोई नुकसान पहुंचाए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो फिर नॉनस्टिक से खतरे की बात कहाँ से आती है? खतरा सिर्फ एक स्थिति में है, जब किसी नॉनस्टिक पैन को बिना तेल या खाने के गैस पर अत्यधिक उच्च तापमान पर छोड़ दिया जाए, मतलब लगभग 260 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तब क्या होता है? तब वो कोटिंग टूटने लगती है और धुआं छोड़ती है, जो नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन सामान्य कुकिंग तापमान पर ये पूरी तरह से सुरक्षित है। और मुझे लगता है इसी तरह इंडक्शन कुकिंग को भी बहुत शक की नजर से देखा जाता है। हाँ, जबकि वो गैस की तुलना में अत्यधिक ऊर्जा कुशल है। इसमें आग नहीं होती, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के जरिए सीधे बर्तन के निचले हिस्से में गर्मी पैदा होती है, जिससे न तो रसोई का तापमान बढ़ता है और न ही ऊर्जा की बर्बादी होती है। बिल्कुल। उपकरणों को खलनायक बनाने की इस प्रवृत्ति से एक और बड़ा दिलचस्प पैटर्न समझ में आता है। जब लोग विज्ञान को नहीं समझते तो वे सुरक्षित चीजों से डरने लगते हैं। हाँ, ये इंसानी स्वभाव है। और इसके ठीक विपरीत वे कुछ प्राकृतिक दिखने वाली चीजों पर अंधविश्वास करने लगते हैं। इसी अंधविश्वास ने सोशल मीडिया पर सुपर फूड्स का एक पूरा नया बाजार खड़ा कर दिया है। वही बात है, गलत जगह डरना और गलत जगह भरोसा करना। पोषण विज्ञान का सबसे कड़वा सच ये है कि प्रकृति में सुपर फूड जैसी कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है। कोई एक जादुई चीज नहीं है। नहीं, कोई भी एक फल, बीज या मसाला ऐसा नहीं है जिसे रोज खाने से इंसान की सारी बीमारियां जादुई तरीके से खत्म हो जाए। स्रोतों में मसालों को लेकर जो बात कही गई है, वो किसी भी व्यक्ति के होश उड़ाने के लिए काफी है। हमेशा से ये माना जाता रहा है कि मसाले प्रकृति का वरदान है। पर विज्ञान कुछ और ही कहता है। हाँ,
विज्ञान कहता है कि मसाले असल में पौधों द्वारा खुद को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए बनाए गए प्राकृतिक जहर या टॉक्सिन्स हैं। ये कैसे काम करता है? ये इवोल्यूशन या विकासवाद की एक लंबी कहानी है। देखिए, जानवर या इंसान खतरे से भाग सकते हैं, लेकिन पौधे अपनी जगह से हिल नहीं सकते। सही बात है। इसलिए जब कीड़े या फंगस उन पर हमला करते हैं तो खुद को बचाने के लिए पौधे एक प्रकार का केमिकल वॉरफेयर करते हैं। केमिकल वॉरफेयर, पौधों का अपना डिफेंस सिस्टम। हाँ, वे अपने पत्तों, बीजों या जड़ों में अल्कलॉइड्स और ऐसे रसायन पैदा करते हैं जो उन कीड़ों के लिए टॉक्सिक या जहरीले होते हैं, और इन्हीं रसायनों को इंसान मसालों के रूप में इस्तेमाल करता है। रुको, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। अगर वे रसायन जहरीले हैं, तो फिर इंसान मसालों को हजारों सालों से बिना मरे कैसे खा रहा है? यहाँ टॉक्सिकोलॉजी का एक सबसे बुनियादी नियम लागू होता है। मात्रा ही तय करती है कि कोई चीज दवा है या जहर। डोज मेक्स द पॉइजन। बिल्कुल। इंसानी शरीर आकार में किसी कीड़े से बहुत बड़ा होता है, और इंसान का लिवर इन रसायनों को आसानी से फिल्टर कर देता है। थोड़ी मात्रा में खाने पर ये रसायन शरीर में जाकर कुछ बैक्टीरिया को मार देते हैं, जो फायदेमंद होता है। लेकिन अगर ज्यादा खा लिया तो? अगर कोई इन मसालों को ही सुपरफूड मानकर भारी मात्रा में खाना शुरू कर दे तो वे जानलेवा बन सकते हैं। उदाहरण के लिए जायफल को ही ले लीजिए। नटमेग, हाँ। चुटकी भर जायफल भोजन का स्वाद बढ़ाता है, लेकिन अगर एक साथ 2-3 जायफल खा लिए जाएं तो वो एक हैलुसिनोजेनिक जहर का काम करता है, जिससे इंसान कोमा में जा सकता है। इसी तरह लौंग का तेल दांत के दर्द में आराम देता है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा लिवर को फेल कर सकती है। बाप रे। मसालों को लेकर एक और बहुत बड़ा ट्रेंड है जिसने इंटरनेट पर कब्जा किया हुआ है, हल्दी का पानी। ओह, वो तो बहुत कॉमन हो गया है। हाँ, हर फिटनेस इन्फ्लुएंसर रोज सुबह उठकर भारी मात्रा में हल्दी का पानी या कच्ची हल्दी खाने की सलाह दे रहा है। अगर ये प्राकृतिक टॉक्सिन का ही एक रूप है, तो रोजाना इस तरह हल्दी पीना शरीर के साथ क्या कर रहा है? हल्दी में क्यूक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है, जिसके फायदों पर बहुत रिसर्च हुई है। लेकिन समस्या यहाँ भी मात्रा की है। कितनी मात्रा सुरक्षित है? देखिए, 500 ग्राम कच्ची हल्दी में मुश्किल से 1 ग्राम क्यूक्यूमिन होता है। जब कोई व्यक्ति इंटरनेट देखकर रोजाना चम्मच भर भर के हल्दी का पानी पीता है, तो उसका लिवर अत्यधिक दबाव में आ जाता है। मतलब लिवर ओवरवर्क करने लगता है। हाँ, शरीर उस भारी मात्रा को प्राकृतिक नहीं मानता। पश्चिमी देशों में ऐसे कई मेडिकल केस सामने आए हैं, जहां अधिक मात्रा में हल्दी के सप्लीमेंट्स खाने से लोगों को लिवर टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ा। तो सही तरीका क्या है हल्दी खाने का? भारतीय पारंपरिक खाने में तड़के के दौरान चुटकी भर हल्दी का जो इस्तेमाल होता है, वही सबसे सुरक्षित और पर्याप्त तरीका है। ऐसा ही एक और उदाहरण ग्रीन स्मूदी का भी है। इंटरनेट पर हरी सब्जियों को सुपरफूड बताकर रोजाना कच्चा पालक ब्लेंड करके पीने का चलन बहुत आम हो गया है। हाँ, वो भी बहुत खतरनाक हो सकता है। पालक निश्चित रूप से विटामिन से भरपूर है, लेकिन पौधों के उसी डिफेंस मैकेनिज्म के तहत पालक में ऑक्जेलेट्स नाम का एक रसायन होता है। ऑक्जेलेट्स, ये क्या करते हैं? जब पालक को पकाया जाता है तो ये ऑक्जेलेट्स टूट जाते हैं, लेकिन जब इसे कच्चा और भारी मात्रा में एक स्मूदी के रूप में रोज पिया जाता है तो शरीर में ऑक्जेलेट्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो उससे क्या नुकसान है? ये ऑक्जेलेट्स शरीर के कैल्शियम के साथ मिलकर क्रिस्टल बना लेते हैं, जो अंततः किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी का रूप ले लेते हैं। अरे बाप रे। इसीलिए किसी भी चीज को उसकी प्राकृतिक अवस्था से बदलकर उसकी अति करना हमेशा नुकसानदायक होता है। और अति की बात हो और डिटॉक्स का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाजार में डिटॉक्स वाटर और क्लेंजिंग चाय के नाम पर एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है, जो दावा करती है कि वो शरीर से सारी गंदगी बाहर निकाल देंगे। मेडिकल साइंस की नज़र में डिटॉक्स ड्रिंक पूरी तरह से एक फ्रॉड है। सच में पूरा फ्रॉड है? 100%। इंसानी शरीर को बाहर से किसी भी डिटॉक्सिफाई करने वाले जादुई पानी की जरूरत नहीं है। शरीर के पास पहले से ही 2 अत्यधिक उन्नत फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद हैं, लिवर और किडनी, जो नेचुरली अपना काम कर रहे हैं। हाँ, ये दोनों अंग 24 घंटे रक्त से टॉक्सिन्स को अलग करके शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो फिर लोग जो दावा करते हैं कि कुछ दिन एक खास प्रकार का हर्बल पानी पीने से या डिटॉक्स डाइट करने से उन्हें शरीर में हल्कापन महसूस हुआ और उनकी त्वचा साफ हो गई, उसके पीछे का विज्ञान क्या है? अगर ड्रिंक फ्रॉड है तो उन्हें फायदा क्यों दिख रहा है? ये एक बहुत ही शानदार इल्यूजन है। इल्यूजन? कैसे? सोचिए, जब कोई इंसान डिटॉक्स पर जाता है तो असल में वो क्या कर रहा होता है? वो जंक फूड खाना बंद कर देता है, चीनी छोड़ देता है और भारी भोजन नहीं करता। हाँ, वो सब बंद कर देता है। एक तरह से वो आंशिक उपवास या फास्टिंग कर रहा होता है,
जब शरीर में लगातार नया और भारी खाना जाना बंद हो जाता है तो लिवर और किडनी को अपना नियमित सफाई का काम करने का और ऑटोफेजी करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। ऑटोफेजी वो प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं अपने ही खराब हिस्सों को नष्ट करके साफ करती हैं। तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में जो सुधार आता है वो उस हर्बल या डेटॉक्स पानी का जादू नहीं है। हाँ, तो वो जादू किस चीज का है? जादू असल में उस खाने का है जिसे व्यक्ति ने नहीं खाया। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सारी ताज़ी सब्जियों और एक अंडे के साथ संतुलित मात्रा में एक पैकेट मैगी खा रहा है तो तकनीकी रूप से वो उस इंसान से ज्यादा सुरक्षित और तार्किक स्थिति में है जो अंधविश्वास में पड़कर रोजाना कच्चे पालक की भारी भरकम स्मूदी पी रहा है और अपनी किडनी को खतरे में डाल रहा है। बिल्कुल। स्वास्थ्य का आकलन किसी एक जादुई ड्रिंक या किसी एक बुरी डिश से नहीं किया जा सकता। पोषण हमेशा समग्र संतुलन या ओवरऑल बैलेंस का खेल होता है। संतुलन की इस बात को अगर एक बड़े भौगोलिक स्तर पर देखा जाए तो ब्लू जोन्स का उदाहरण सबसे सटीक बैठता है। इटली के कुछ हिस्से या जापान का ओकिनावा द्वीप, ये वो जगह हैं जहां लोग नियमित रूप से 100 साल से ज्यादा जीते हैं। हाँ, ब्लू जोन्स पर बहुत चर्चा होती है। अक्सर किताबों और इंटरनेट पर उनकी डाइट को डिकोड करने की कोशिश की जाती है। लोग सोचते हैं कि अगर वे भी ओकिनावा के लोगों की तरह शकरकंद खाना शुरू कर दें तो वे भी 100 साल जिएंगे। ब्लू जोन्स का डेटा एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई बयान करता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कौन सी सच्चाई? जब वहां के 100 साल पार कर चुके लोगों की जीवन शैली का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि उनमें से कई लोग नियमित रूप से शराब पीते हैं और कुछ तो स्मोकिंग तक करते हैं। 100 साल जीने वाले लोग स्मोक करते हैं? हाँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि शराब या सिगरेट स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो फिर वो क्या चीज है जो इस नुकसान की भरपाई कर देती है और उन्हें एक सदी तक जिंदा रखती है? उनका समग्र जीवन। उनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ उनकी थाली में नहीं है। उनका लाइफस्टाइल अत्यधिक सक्रिय है। वे दिन भर पैदल चलते हैं या बागवानी करते हैं। मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत है। और सबसे बड़ी बात, उनका सामाजिक जुड़ाव बहुत मजबूत है, जिसका मतलब है कि उनमें अकेलापन और तनाव लगभग 0 के बराबर है। स्ट्रेस फ्री लाइफ। बिल्कुल। उनकी डाइट में स्थानीय और ताज़ा चीज़ों का संतुलन है। ये सब मिलकर एक ऐसा मजबूत आधार तैयार करते हैं कि उनका शरीर पर्यावरण या डाइट की छोटी-मोटी कमियों का भी आसानी से मुकाबला कर लेता है। स्वास्थ्य कोई रिडक्शनिस्ट गणित नहीं है कि सिर्फ एक चीज खाने या छोड़ने से उम्र बढ़ जाएगी। ये जीवन के हर पहलू का कुल योग है। सही बात है। ये भी समझना बहुत दिलचस्प है कि इंसान का शरीर अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से कैसे ढल जाता है। आहार और पाचन पूरी तरह से भौगोलिक और जेनेटिक प्रक्रिया है। बिल्कुल है। उदाहरण के लिए आजकल भारत में लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी दूध न पचा पाने की समस्या बहुत सुनने में आ रही है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये कोई नई बीमारी है जो आधुनिक जीवन शैली के कारण पैदा हुई है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इंसानी शरीर की सबसे प्राकृतिक अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था? दूध ना पचा पाना? हाँ, सभी स्तनधारियों या मैमल्स की तरह इंसानों में भी जन्म के बाद दूध पचाने के लिए लैक्टेज नामक एंजाइम बनता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और माँ का दूध पीना छूट जाता है, शरीर प्राकृतिक रूप से लैक्टेज एंजाइम बनाना बंद कर देता है। अच्छा, मतलब नेचुरली वो बंद हो जाता है। बिल्कुल। यानी एक वयस्क इंसान का दूध ना पचा पाना ही पूरी दुनिया का डिफॉल्ट बायोलॉजिकल नियम है। अगर ये प्राकृतिक नियम है तो फिर उत्तर भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के लाखों लोग बड़े होने के बाद भी दूध और पनीर कैसे आसानी से पचा लेते हैं? इसके पीछे एवोल्यूशन का एक बहुत ही शानदार जेनेटिक म्यूटेशन है। म्यूटेशन कैसे हुआ ये? हजारों साल पहले मध्य एशिया यूरोप के खानाबदोश चरवाहों के डीएनए में एक म्यूटेशन हुआ। जीवन भर पशुओं के साथ रहने के कारण उनके शरीर का वो स्विच ऑन ही रह गया जो लैक्टेज एंजाइम बनाता था। ओह, मतलब वो जेनेटिकली अडेप्ट कर गए। हाँ, ये म्यूटेशन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा और प्रवास के जरिए उत्तर और पश्चिम भारत में भी आ गया। इसीलिए इन क्षेत्रों में डेयरी उत्पादों का इतना ज्यादा चलन है। तो बाकी दुनिया का क्या? दक्षिण भारत और पूर्वी एशिया में ये म्यूटेशन उतने व्यापक रूप से नहीं पहुंचा, इसलिए वहां के लोग स्वाभाविक रूप से लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। ये कोई खराबी या बीमारी नहीं है, ये सिर्फ अलग जेनेटिक्स का नतीजा है। भौगोलिक रूप से शरीर के ढलने का एक और चरम उदाहरण दुनिया के कई हिस्सों में कीड़े मकोड़े खाने की परंपरा है। अक्सर इसे एक अजीबोगरीब या विचित्र खानपान माना जाता है, जबकि पोषण विज्ञान के नजरिए से ये अत्यधिक तार्किक है। तार्किक?
कैसे? थाईलैंड से लेकर भारत के कुछ आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों तक कई प्रकार के कीड़े खाए जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से कीड़े 100% उच्च गुणवत्ता वाले कंप्लीट प्रोटीन का स्रोत हैं। मतलब वो सारे 9 अमीनो एसिड्स होते हैं? बिल्कुल। और अगर पर्यावरण की बात करें तो 1 किलो बीफ या चिकन के उत्पादन में जितना पानी और जमीन का इस्तेमाल होता है, उसकी तुलना में 1 किलो इंसेक्ट प्रोटीन का उत्पादन पर्यावरण पर लगभग 0 दबाव डालता है। ये तो बहुत ही सस्टेनेबल है। हाँ, ये इस बात का बेहतरीन प्रमाण है कि इंसानी शरीर खुद को जिंदा रखने और पोषण निकालने के लिए किसी भी वातावरण के अनुसार खुद को ढालने में अविश्वसनीय रूप से सक्षम है। इस पूरी गहन चर्चा को अगर समेटा जाए तो एक बात बहुत स्पष्ट होकर उभरती है। भोजन को लेकर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जो अति फैलाई जा रही है वो विज्ञान से कोसों दूर है। बिल्कुल दूर है। न तो कोई भी फल या मसाला रातों रात इंसान को अमर बनाने वाला जादुई सुपर फूड है, और ना ही रसोई का फ्रिज, माइक्रोवेव या कोई अनाज सुपर विलन है जो कैंसर फैला रहा है। सही कहा आपने। स्वस्थ रहने का असली विज्ञान बहुत ही उबाऊ लेकिन असरदार है। अपनी थाली में पर्याप्त कंप्लीट प्रोटीन शामिल करना, अलग अलग रंग की सब्जियां खाना ताकि आंतों को विविधता मिले, और सबसे बढ़कर व्यर्थ के मिथकों और डिटॉक्स के फरेब से अपने दिमाग को मुक्त रखना। मैं तो यही कहूंगा कि विज्ञान और ज्ञान का असली उद्देश्य जिंदगी में से अपराध बोध और डर को कम करना होना चाहिए। अपराध बोध यानी गिल्ट, है ना? हाँ, अगर रात का बचा हुआ खाना खाकर कोई अपना समय बचा रहा है या माइक्रोवेव का उपयोग करके पोषण को नष्ट होने से रोक रहा है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। हाँ, संतुलित जीवन शैली ही एकमात्र जादुई दवा है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस विज्ञान को भविष्य के नजरिए से देखने पर एक बहुत ही दिलचस्प और उत्तेजक विचार सामने आता है। वो क्या है? देखिए, अगर सैकड़ों साल पहले पूर्वजों द्वारा झेले गए अकालों और भुखमरी ने आज के डीएनए को हमेशा के लिए बदल दिया और एक औसत शरीर को डायबिटीज के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना दिया, हाँ, तो आगे क्या होगा? हाँ, तो आज के इस आधुनिक दौर में जिस तरह से इंसान लगातार अत्यधिक कैलोरी, प्रोसेस्ड शुगर और शारीरिक रूप से बेहद आरामदेह जीवन शैली जी रहा है, वो भविष्य में 100 या 200 साल बाद आने वाली पीढ़ियों के जेनेटिक्स में कैसी अजीबोगरीब सर्वाइवल कोडिंग कर रहा होगा। बाप रे, ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आज की ये सुविधा और अत्यधिक कैलोरी कल की पीढ़ियों के डीएनए में किसी बिल्कुल ही नई और अनजान जेनेटिक बीमारी की नींव रख रही है? इस सवाल का जवाब तो शायद भविष्य का विज्ञान ही दे पाएगा।